नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा रचित उपन्यास गंगा मैया। जैसा कि आप लोग सबने बोला था, आज मैं सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय देती हूँ, उसके बाद इनका उपन्यास शुरू करेंगे। भैरव प्रसाद गुप्त जी का जन्म 1918 में 7 जुलाई को उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के सिवान कला नामक गांव में हुआ था। भैरव प्रसाद गुप्त जी हिंदी साहित्य के प्रगतिशील विचारधारा के कहानीकार एवं उपन्यासकार तथा प्रख्यात संपादक थे। भैरव प्रसाद गुप्त ने अपने जीवन का एक प्रमुख भाग संपादन के प्रति समर्पित किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में उनके लेखक रूप से भी कहीं अधिक महत्व उनके संपादक रूप को दिया जाता है। माया एवं मनोहर कहानियां से लेकर नई कहानियां तक उन्होंने उनका संपादन किया है। विशेषतः कहानी एवं नई कहानियों पत्रिकाओं के संपादन द्वारा उन्होंने हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में एक मानदंड भी कायम किया है। प्राथमिक विद्यालय में जाने से पूर्व भैरव प्रसाद गुप्त जी ने महाजनों की शिक्षा प्राप्त की थी। उस दौर में महाजनी स्कूल गांव में चलते थे ताकि बनिया महाजनों के बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वे अपना दुकानदारी का हिसाब किताब कर सके। उच्च शिक्षा के लिए वह इरविन कॉलेज इलाहाबाद गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो कानपुर में काम करना पड़ा था और 1944 से 1954 की अवधि में उन्होंने माया और मनोहर कहानियों जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया था। इसके बाद वे पूरी तरह से साहित्यिक पत्रिका कहानी और नई कहानियों का संपादन करते रहे। इनका निधन 7 अप्रैल 1995 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो यह थे इनका छोटा सा जानकारी। इनकी कहानियों के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। इनके प्रमुख उपन्यास हैं शोले, मशाल, गंगा मैया, जंजीरें और नया आदमी, सती मैया का चौरा, धरती, आशा, कालिंदी, अंतिम अध्याय, अक्षरों के आगे मास्टर जी, छोटी सी शुरुआत। और कहानी संग्रह है मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, बिगड़े हुए दिमाग, इंसान, सितार का तार आदि। नाटक है चंद बरदाई और कसौटी। तो अब चलिए इनका उपन्यास हम लोग शुरू करते हैं। गंगा मैया। उस दिन सुबह गोपी चंद की विधवा भाभी घर से लापता हो गई तो टोले मोहल्ले के लोगों ने मिलकर यही तय किया कि यह बात अपनों में ही दबा दी जाए, किसी को कानो कान खबर ना हो। उन लोगों ने ऐसा किया भी, लेकिन ना जाने कैसे क्या हुआ कि गोपी चंद के दरवाजे पर हल्के का दरोगा एक पुलिस और चौकीदार के साथ नथुने फुलाए, आंखों में रोष भरे आ धमका। उस वक्त उन लोगों की हालत कुछ वैसी ही हो गई जैसी एक चोर की सेंध पर ही पकड़े जाने पर होती है। दरोगा ने तीखी दृष्टि से इकट्ठे हुए मोहल्ले के लोगों को देखकर एक ताव खाकर पैतरा बदला और पुलिस की ओर इशारा करके गरज कर बोला, सबके हाथों में हथकड़ियां कस दो। फिर चौकीदार की ओर मुड़कर कहा, तुम जरा मुखिया को तो खबर कर दो। कहकर वह आग उगलती आंखों से एक बार लोगों की ओर देखकर चारपाई पर धम से बैठ गया। उस वक्त उसकी डंग सी मूछें कांप रही थी। लोगों को तो जैसे काट मार गया हो। सब के सब सिर झुकाए हुए काठ के पुतलों की तरह जहां के तहां खड़े रहे। किसी के कंठ से बोल ना फूटा, और फूटता भी कैसे। पुलिस ने बारी बारी ही सबके हाथों में हथकड़ियां लगा दी थी और उनको कसकर दरोगा के सामने जमीन पर बैठा दिया। गांव के लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। गोपी चंद की बूढ़ी माँ, जो अब तक मसलहतन चुप्पी साधे हुए थी, दरवाजे पर बैठकर जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगी। पता नहीं कहां से उसके दिल में अपनी विधवा बहू के लिए अचानक मोह माया उमड़ पड़ी। गोपी चंद का बूढ़ा बाप, जो बरसों पहले से लगातार गठिया का रोगी होने के कारण चलने फिरने में कतई मजबूर होकर ओसारे के एक कोने में पड़ा रहा था, बाहर का हो हल्ला और औरत की रुलाई सुनकर उठ बैठा। खांसने खंकारने लगा कि कोई उस अपाहिज के पास भी आकर बता जाए कि आखिर बात क्या है। गोपी चंद गांव का एक मातबर किसान था। भगवान ने उसे शरीर भी खूब दिया था।
30 साल का वह हेकल जवान अपने सामने किसी को कुछ समझता ही ना था। यही वजह थी कि इतना कुछ होने पर भी जमा हुई भीड़ में से कोई उसके खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत ना कर रहा था। उसे हथकड़ी पहने, सिर झुकाए चुपचाप बैठे देखकर लोगों को आश्चर्य हो रहा था। क्यों नहीं वह कुछ बोल रहा है, लेकिन इसमें उसका दोष क्यों था हो सकता था। किसी विधवा के लिए राजपूतों के इस गांव में कोई नई बात नहीं थी। कितनी ही विधवाओं के नाम उनके होठों पर हैं, जो या तो पतित होकर मुंह काला कर गई, या किसी दिन लापता हो गई, या किसी कुएं तालाब की भेंट चढ़ गई। लेकिन जो भी हो, यह घर की बहू थी, इज्जत थी। इस तरह लापता होकर उसने कुल की मान मर्यादा पर तो बट्टा लगा ही दिया। शायद इसी लज्जा के दुख के कारण वह इस तरह चुप है, और होना भी चाहिए। इज्जतदार आदमी जो ठहरा। साधारण गरीब आदमियों से उलझना पुलिस वाले नापसंद करते हैं। बहुत हुआ तो इस तरह की वारदातों पर एक आध थप्पड़ लगा दिया, कुछ डांट फटकार दिया, या गाली गलौज करके बौछार करके छोड़ दिया। वे जानते हैं कि उनसे उलझना और अपना वक्त बर्बाद करना है, हाथ तो कुछ लगेगा नहीं। फिर बेगुनाह बेलज्जत का अजाब सिर पर क्यों ले। जानबूझकर साधारण से साधारण बहाने पर भी उलझना तो उन्हें पैसे वाले इज्जतदारों से पसंद है। दरोगा जी ने गोपीचंद के इस मामले में भी जो इतनी फुर्ती, परेशानी और कर्तव्य परायणता का परिचय दिया, तो उन्हें किसी कुत्ते ने तो काटा नहीं था। मुखिया के आते ही दरोगा आग के भभूए की तरफ फट पड़ा। फिर उसने क्या क्या कहा, कैसी कैसी आंखें दिखाई, क्या क्या पैतरे बदले, और क्या कुछ कर डालने की धमकियां ही नहीं दी, बल्कि कर दिखाने के फतवे भी कर डाले। इसका कोई हिसाब नहीं। मुखिया के होठों में ही मुस्कुराया, फिर गंभीर होकर उसने वह सब पूरा कर डाला जो दरोगा ने भूल से अधूरा छोड़ दिया था। फिर गोपीचंद और उसके मोहल्ले के अपराधी लोगों को कुछ खरी खोटी सुनाकर आप ही उनका वकील भी बन गया, और उनकी ओर से माफी मांगने के साथ साथ कुछ पान फूल भेंट करने की बात चलाकर कहा, दरोगा जी, इस गोपीचंद ने ना तो एक बार जेल की हवा खाकर भी जैसे कुछ नहीं सीखा, और फिर जेल जाएगा तभी कुछ सीखेगा। आखिर हम तक कब तक इसे बचाए रखेंगे। इसे यह भी तो मालूम नहीं कि एक बार दाग लग जाने के बाद फिर गवाही शहादत की भी जरूरत नहीं रह जाती। फिर दूसरे लोगों की ओर हाथ उठाकर कहा, और इनको मैं कहता हूं कि इसके साथ साथ इन्हें भी बड़े घर की सैर का शौक चढ़ाया है क्या। इसी बीच दरोगा अपना नया दाव फेंकने के लिए अपनी मुद्रा उसके अनुकूल बनाने में काफी सचेष्ट रहा। मुखिया के चुप होते ही बरस पड़ा, अरे नहीं साहब नहीं, यह ऐसी वैसी कोई वारदात होती तो कोई बात ना थी, मगर यह संगीन मामला है। आखिर मुझे भी तो किसी के सामने जवाबदेह होना पड़ता है, कहकर वह ऐंठ गया। मुखिया माँ समझ गया, खग जाने खगई के बाखा। हाथ बढ़ाकर उसने दरोगा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर एक और हो गया। 10 मिनट के बाद वे लौटे तो दरोगा ने नोटबुक और पेंसिल जेब से निकालकर कहा, गोपीचंद, तुम अपना बयान तो दो। और फिर भीड़ की ओर देखकर पुलिस की ओर इशारा किया। भीड़ भगा दी गई। फिर गोपीचंद के बयान दिए बिना ही दरोगा ने आप ही खाना पूरियां कर ली। वारदात में लापता विधवा के एक हाथ में रस्सी और दूसरे हाथ में घड़ा थमाकर उसे कुएं पर भेज दिया गया, और उसका पांव काई जिम्मी कुएं की जगह पर फिसलकर कुएं में गिरकर उसे मार डाला गया। इधर गोपीचंद की थैली का मुंह खुला, उधर कानून का मुंह बंद हो गया। कहानी खत्म। गांव में तरह तरह की बातें उठी। फिर बहुत सी खूबियां थी मरने वाले में के अनुसार लोगों ने उसके विषय में कोई चर्चा करके उसकी आत्मा को व्यर्थ कष्ट पहुंचाना अनुचित समझकर अपने मुंह बंद कर दिए। बात आई गई हो गई। लेकिन खैर, गोपीचंद 2 भाई थे। बड़े भाई मानिकचंद और उसकी उम्र में मुश्किल से 2 साल का फर्क था। पिता 2 बैलों की खेती करते थे, घर की भैंस थी। मानिकचंद और गोपीचंद भैंस का दूध पीते और घंटों अखाड़े में जमा रहते। पिता ने उन्हें सांडों की तरह आजाद और बेफिक्र छोड़ दिया था। खेलने खाने के यही तो दिन है। फिर जिंदगी का जुआ कंधे पर पड़ने के बाद किसे फुर्सत मिलती है शरीर बनाने की। इसी वक्त की बनी देह तो जिंदगी भर काम आएगी। उगते हुए जवानों की आजादी, बेफिक्री, दूध और अखाड़े की कसरत जो मिली तो उनकी देह सांचे में ढलने लगी। उनकी जोड़ी जब अखाड़े में छूटती तो लोग तमाशा देखते और बड़ाई करते ना थकते। जब अखाड़े में अपने सुडौल खूबसूरत शरीर में धूल रमाए वे शेरों की तरह मस्त चाल में झूमते हुए घर लौटते तो अपने राम लक्ष्मण की जोड़ी देखकर माँ बाप की छाती फूल उठती, चेहरा खुशी से दमक उठता। बड़ाई जितनी मधुर है उसका चस्का लग जाना उतना ही बुरा। वह आदमी को अंधा बना देती है। दोनों भाइयों के गढ़े बने शरीर, उनके बल की बड़ाई गांव में आसपास जो शुरू हुई तो
पर जैसे एक नशा सा छा गया। खेल खेल में जो कसरत उन्होंने शुरू की थी वह धीरे धीरे अब शौक बन गई। फिर तो जैसे शरीर बनाने और बल बढ़ाने की जबरदस्त धुन ने उनके सिर पर चढ़ा दिया। माँ बाप और गांव के लोगों ने बढ़ावा भी दिया। मानिक और गोपी की जोड़ी गांव का नाम जवार में उजागर करेगी और सोचकर मानिक और गोपी गांव की शोहरत में चार चंद लगाने को जी जान से कटिबद्ध हो गए। बादाम घोटे जाने लगे, बकरे कटने लगे, घी में तर हलवे की सुगंध मोहल्ले में सुबह शाम छाई रहने लगी। पिता अपनी गाढ़ी कमाई उन पर न्यौछावर करने लगे। एक और दुधारू भैंस खूंटे पर आ बंधी। नतीजा यह हुआ कि उम्र से दुगना और तिगना उनका शरीर और बल बढ़ने लगा और 25 का माथा छूते छूते उनका शरीर और बल खासा हाथी की तरह हो गया। अब जो वे अखाड़े में छूटते तो उनकी सांसों की फुफकार की आवाज बीघों तक सुनाई पड़ती, उसे 2 सांड हुकड़ रहे हों। जहां उनका पैर पड़ जाता अखाड़े की जमीन बित्ता बित्ता भर धंस जाती और जो कोई अपनी जांग या बाजू पर थाल ठोकता तो मालूम होता जैसे कोई बादल का टुकड़ा दूसरे बादल के टुकड़े से टकराकर गरज उठा हो। घंटों वे 2 पहाड़ों की तरह एक दूसरे से टक्कर लेते और अखाड़े में जमे रहते। अखाड़े की मिट्टी खुद जाती, पसीने के धार बहने लगते, तब कहीं वे बाहर निकलने का नाम लेते। बाहर आकर वे हाथियों की तरह पसर जाते। उनके 2-2, 3-3 शागिर्द हाथों में मिट्टी ले लेकर उनके शरीर से बहते पसीनों की धारों को मल मल कर घंटों में सुखा पाते। अब हाल यह था कि शरीर बेकाबू हुआ जा रहा था। अपार शक्ति की किरणें उनके रोम रोम में फूट रही थी। मोटी रगें सीमा तक स्वस्थ रक्त में फूल फूल कर फटी जा रही थी और सुर्ख चेहरे से जैसे खून टपका पड़ रहा था। ऊंचा माथा, रोबीली खून उगलती सी आंखें, बाकी मूछें, सुडोल गर्दन, उन्नत चौड़ी चकली मैदान की तरह छाती, मांसल भुजाएं, पुष्ट राने, गठीली पिंडलियां लिए जोम से भरा शरीर को भांजते, शक्ति और गर्व के नशे में मस्त हाथी की तरह झूमते। जब वे चलते तो लगता जैसे उनके हर कदम के साथ जलजला चला आ रहा है। उनकी हर जुम्बिश पर दिशाएं झुकी जा रही हैं। उनकी हर चितवन में ताकत की बिजलियां कौंध उठती। माँ बाप ने अब जब उन्हें ऐसी उन्नत अवस्था में देखा तो गर्व और खुशी से फूले न समाए। गांव वालों ने देखा तो आंखों में खुशी की चमक और होठों पर सफलता की मुस्कुराहट लाकर कहा, हाँ अब वह वक्त आ गया है जिसका इंतजार हमें वर्षों से था। अब देखे कौन माई का लल हमारे गांव के इन शेरों के जोड़ों के सामने सिर उठाकर चलता है। बाप से राय ली गई। उन्होंने लापरवाही से कहा, अरे अभी तो ये बच्चे हैं। लोगों ने समझाया, तुम बाप हो, बाप के लिए बेटा बूढ़ा भी हो जाए तो बच्चा ही रहता है, मगर सच तो यह है कि चढ़ती जवानी की उम्र ही कुछ गुजरने की होती है। अब वक्त आ गया है कि इनके बल जोर और कुश्ती का डंका गांव की हद में ही बंधा न रहकर पूरे जवार तहसील और जिले में ही ना बजे, बल्कि पूरे सूबे और देश में इसका नाम चमके। तुम अगर इस समय किसी तरह की कमजोरी दिखाओगे तो इनके हौसले पस्त हो जाएंगे। तुम इन्हें खुशी से आज्ञा दो कि ये अपने नाम और कुल के मान पर 4 चांद लगाने के साथ ही गांव का नाम भी उजागर करें। बाप को अपने बेटों की ताकत का अंदाजा ना हो ऐसी बात ना थी, लेकिन उनके पितृ हृदय में जहां बेटे को यशस्वी देखने की प्रबल कामना और उमंग थी, वहीं ममता और स्नेह की विपुलता के कारण जरा शंका और भय भी था। कई लोगों की बात सुनकर उनके होठों पर एक विराग की सी मुस्कुराहट फैल गई। उसे उन्होंने अपने मान और नाम की कतई फिक्र ना हो। नाम, मान, यश, वैभव की लालसा किसी नहीं होती, लेकिन यह लालसा दूसरों पर प्रकट कर इन दुर्लभ प्राप्तियों की महानता को कम करके कोई बुद्धिमान अपने को लोभी घोषित करके हास्यास्पद नहीं बनना चाहता। बाप अनुभवी आदमी थे। उन्होंने दिल की उठती उमंगों को दबाकर एक विरक्त की तरह कहा, अगर तुम लोग ऐसा ही समझते हो तो मैं इसमें किसी तरह का बाधा नहीं डालना चाहता। आखिर उन पर गांव का भी तो वही अधिकार है जो मेरा है। गांव की ही मिट्टी, पानी, हवा से तो उनकी देह बनी है। तुम लोग उन्हीं से कहो, अब तक वे हर तरह से आजाद रहे, आज भी वे जैसा चाहे करने को आजाद हैं। लोग खुश खुश दोनों भाइयों के पास पहुंचे और उनके बाप की अनुमति की बात कहकर उन्होंने कहा, अब तुम लोग बताओ, तुम में से कौन पहले कुश्ती में उतरना चाहता है। वे दोनों अखाड़े में एक दूसरे के दुश्मन बनकर उतरते थे, लेकिन अखाड़े के बाहर उनका आपसी व्यवहार इतना प्रेम भरा था, बस राम लक्ष्मण का ही दृष्टांत दिया जा सकता है। गोपी ने कहा, मेरे रहते भैया को कुश्ती में ना उतरना पड़ेगा। बाबूजी और भैया की शुभ कामना और आशीर्वाद का बल पाने का हक मुझे ही है, तो भगवान की ओर से मुझे मिला है। मानिक गोपी से उम्र में 20 था, लेकिन शरीर और ताकत में गोपी मानिक से कहीं 20 था।
यह खुद मानिक भी जानता था और गांव के लोग भी। एक तरह से गोपी के पहले उतरने की बात से लोगों को भी खुशी हुई। अच्छी सायत देखकर ब्राह्मण और नाई के साथ ललकार का पान ज्वार के नामी ग्रामी पहलवानों के पास भेज दिया गया। इधर गोपी की तैयारी और जोर पकड़ गई। मानिक और गोपी के बारे में ज्वार के पहलवान बहुत कुछ सुन ही चुके थे, बल्कि उन्हें अपनी आंखों से देख भी चुके थे। उनमें से किसी को भी उनसे भिड़ने की हिम्मत न रह गई। ब्राह्मण और नाई एक एक करके सभी पहलवानों के यहाँ पहुंचे, लेकिन सब कोई ना कोई बहाना करके टाल गए। आखिर वे ज्वार के सबसे नामी बूढ़े जोखू पहलवान के अखाड़े में पहुंचे। जोखू को जब उनसे मालूम हुआ कि जवार का कोई भी पहलवान पान को हाथ लगाने की हिम्मत ना कर सका, तो उसके अचरज का ठिकाना ना रहा। ज्यादातर नामी पहलवान जोखू का लोहा मानने वाले या उसके शागिर्द थे। अपनी जवानी के दिनों में उसने एक बार जो अपना सिक्का जमा लिया, वह आज तक वैसा ही जमा रहा था। किसी ने उससे भिड़ने की हिम्मत ना की थी। उसी की तूती जवार में आज तक बोलती रही। आज अब वे जवानी के दिन ना रहे। जोखू बूढ़ा हो चुका था। वह जानता था कि गोपी के मुकाबले उठकर वह अपनी उम्र भर की सारी कमाई कीर्ति हमेशा के लिए खो देगा, लेकिन चारा ही क्या था। ब्राह्मण और नाई सब नामी गिरामी पहलवानों की यहाँ से श्याम कर्ण घोड़े की तरह गोपी की कीर्ति का फरहरा फरहाते हुए चले आए थे। जोखू के यहाँ भी उसे अगर उसी तरह चले जाएंगे तो लोग क्या समझेंगे। बूढ़ा शेर इस बेइज्जती की बात सोचकर तमतमा उठा। उसकी मर्दानगी की यह कैसे गवारा हो जाता कि कोई ललकार करे, उसके सामने से निकल जाए। जोखू बूढ़ा हो गया था। अब वह शरीर और बल नहीं रहा, फिर भी पुराने खून का वह मर्द है, सच्चा मर्द। यूं ललकार को स्वीकार किए बिना ही कायरों की तरह पहले ही वह कैसे सिर झुका देता। उसने पान उठा लिया और गरज कर बजरंग बली की जय बोलकर उसे मुंह में डाल लिया। लोगों ने जब यह सुना तो अचरज करने के साथ ही वे बूढ़े जोखी की मर्दानगी और हिम्मत की दाद दिए बिना न रह सके। उनके मुंह में सहसा निकल पड़ा कि जवार के जवान पहलवानों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। गोपी ने यह सुना तो जैसे छोटा हो गया। अपने बाप की उम्र के पहलवान से लड़ना उसे कुछ जचा नहीं। वह तो अपनी उम्र और जोड़ के किसी पहलवान से भिड़ना चाहता था, लेकिन अब जो हो गया तो क्या किया जा सकता है। एक बार बदकर कुछ और किया ही कैसे किया जा सकता है। नियत तिथि पर गांव का अखाड़ा बंधनवार अशोक के पत्तों के फाटकों और रंग बिरंगी कागजों की झंडियों से खूब सजाया गया। वक्त के बहुत पहले से ही जवार और दूर दूर के गांवों के लोगों की भीड़ जमने लगी। माँ बाप के आशीर्वाद लेकर फूलों के हार से लदे दोनों भाई बाजे गाजे के साथ अपने गांव के लोगों की भीड़ के आगे आगे अखाड़े की ओर चल पड़े। भीड़ उमंग से बावली होकर बजरंग बली की जय जयकार से आसमान को गुंजा रही थी, लेकिन गोपी के दिल में वह खुशी, वह उत्साह और उमंग ना थी जिसकी उसने कभी ऐसा मौका आने पर कल्पना की थी। फिर भी मन की बात दबाकर वह उमरी जोश से भीड़ की खुशी में हिस्सा ले गया था। अखाड़े पर दो ओर से एक ही वक्त गोपी और जोखू के दल पहुंचे। दोनों दलों ने जय जयकार की। मारू बाजे जोर जोर से बजने लगे। वातावरण के कण कण में वीर रस का संचार हो गया। भीड़ की आंखों में खुशी और उत्सुकता चमक रही थी। सब के सब अखाड़े के पास ही पिल पड़े। गोपी और जोखू के अभिभावक उन्हें चारों ओर से घेरे शाबाशी के साथ तरह तरह की गुर की बातों का जिक्र कर रहे थे। कोई बुजुर्ग पीठ ठोकर उत्साह बढ़ा रहा था, तो कोई हम उम्र हाथ मिलाकर विजय की कामना कर रहा था, और सब छोटे शागिर्द पांव छूकर सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। गोपी अखाड़े में कूदे, इसके पहले ही मानिक ने उसके कान के पास मुंह ले जाकर चुपके से कहा, बूढ़ा पुराना खुर्राट उस्ताद है, ज्यादा मौका ना देना। हाथ मिलते ही पलक मारते ही समझे ना, वरना कहीं गुद गया तो फिर घंटों की छुट्टी। फिर हार भी जाए खाएगा तो कहने को रह जाएगा कि एक तो बूढ़े से लड़ना ही गोपी जैसे जवान की जाती थी, दूसरा लड़ा भी तो कहीं घंटों में री कर। सो यह कहने का मौका किसी को ना मिले, बस चटपट। दो ओर से कूदकर वे अखाड़े में उतरे। दोनों ओर से जोर जोर की जय जयकार हुई। मारू बजे और जोर से बज उठे। भीड़ की आंखों की उत्सुकता की चमक में पुतलियां थर्राहट बढ़ गई। दोनों ने झुककर अखाड़े की मिट्टी से उठाकर माथे से लगाकर अपने गुरु का स्मरण किया। फिर हाथ मिलाने को एक दूसरे की आंखों ही आंखें मिलाए आगे बढ़े। हाथ बढ़े, उंगलियां छुई कि सहसा जैसे बिजली सी कौंध गई। गोपी ने ना जाने कैसे दाहिना पैर जोखे की कोख में मारा कि बूढ़ा एक चीख के साथ हवा में उछला और भर भराकर गिर पड़ा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मारू बाजा थम गया। उसके दल के लोग आशंका से कांपते हुए उठे और उसकी ओर बढ़े। झुककर देखा तो वह ठंडा पड़ चुका था। अब क्या था? उनकी आंखों में क्रोध के शोले भड़क उठे। यह अन्याय है, यह धोखा है। हाथ मिलाने के पहले ही गोपी ने जोखू उस्ताद को मार डाला। कुश्ती के कायदे इस कायर ने
तोड़ा है, हम इसे जीता ना छोड़ेंगे। इसलिए क्रोध और क्षोभ में चीखती आवाजें भीड़ से उठ पड़ी। गोपी ठगा रह गया। उसकी समझ में खुद ना आया कि अचानक यह क्या हो गया, लेकिन अब समझने बूझने का मौका ही कहाँ था। जब जोखू के दल ने लाठियां उठा ली तो दूसरा दल कैसे चुप रहता। लाठियां पट पट बजने लगी। तमाशबीनों ने भगदड़ मच गई। कईयों के सिर से खून की धारें बह चली। कई हाथ पैर में चोट खाकर गिरकर तड़पने लगे। आखिर जब जोखू के दल वालों ने देखा कि उनका पल्ला कमजोर पड़ रहा है तो उनमें से कईयों ने खुद बीच बिचाव का शोर उठाया और अपने लोगों को ही रोकने लगे। गोपी के अपने गांव का मामला था। जोखू के दल वाले पराए गांव के थे। अगर रोकथाम से उन्हें ना सुस्ती तो एक आदमी भी बचकर ना जाने पाता। लाठियां धीरे धीरे थम गई। फिर कचहरी में समझ लेने की धमकी देकर वे चले गए। ऐसी वारदात को लेकर कचहरी दौड़ना स्वयं के लिए प्रतिष्ठा की बात न थी। इससे इज्जत घटती ही बढ़ती नहीं। जोखू पहलवान की इस तरह जो मौत हो गई, इससे ज्वार में क्या उनकी कम किरकिरी हुई थी जो वे भरी कचहरी से बदनामी का ढोल पीटते। हल्के के दरोगा ने पहले जरूर इस्तगासा दाखिल करने पर जोर दिया, लेकिन गोपी के दल ने जैसे ही उसकी जेब गर्म कर दी वह भी चुप्पी साध गया। जो भी हो, इस वारदात का इतना नतीजा जरूर हुआ कि जोखू के गांव वाले हमेशा के लिए गोपी और उनके खानदान के प्राणलेवा शत्रु बन गए। उनके दिलों में एक घाव बन गया। गोपी के दिल पर जोखू की इस तरह हुई मौत का इतना असर पड़ा कि उसने हमेशा के लिए लंगोट उतार फेंका। मानिक और गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह टस से मस ना हुआ। अब हर घर में हर तरह से घर गृहस्थी के कामों में वह बाप की मदद करने लगा।